अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की उन कीमती 80,000 जानों का जो 9/11 के बाद से हमने अब तक दी हैं, और एक तवील जंग लड़ी है। और जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में जो कि अमेरिकन न्यूज़पेपर को दिया, उसमें वाज़ेह तौर पर बताया कि सिर्फ ये जानों का नुकसान तो कि बहुत ही कीमती ये हुआ, उसके साथ साथ मुल्क की जो ब्रांडिंग है जो बनी, और उसकी वजह से जो इकनॉमिक हमें तरक्की मिलनी चाहिए थी उस शोबे में, वो नहीं मिल सकी है। हमारी इंटरनेशनल लेवल पे लोग यहाँ पे नहीं आए, ना इन्वेस्टर आया, ना स्पोर्ट्स की टीमें आई, तो हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और उसके बाद ट्रंप साहब का ये कहना कि चंद पैसों का लिख कर वो ये फरमा दे ट्वीट में कि पाकिस्तान ने जो है वो जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया। भरपूर जवाब दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। ये जवाब पहले क्यों नहीं दिए गए, या ये जो रिलेशनशिप जिसकी आज बात की जा रही है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही शानदार इसे कहा जा रहा है, जो कि पहले किसी गवर्नमेंट का नहीं रहा है, तो ये पहले क्यों नहीं बन सका है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब अब नैब जैसा भी है ठीक है, हमने तो भुगत लिया है, अब बाकी लोग भी भुगते हैं। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल मेरे साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के MNA कराची से और फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजियाकार जनाब कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं भट्ट साहब। नजीब हारून साहब, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि चंद लोग जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं वो इंफॉर्मेशन उन्हें या तो पहुँचा नहीं रहे, या इमरान खान साहब जो है वो सुन नहीं रहे उनके, क्योंकि अगर उन्हें डॉलर का भी जो है वो हालांकि असद उमर साहब ने कहा कि पैगाम पहुंचा दिया था, उन तक नहीं पहुंच रहा कि कितना अगले दिन बढ़ने वाला है, उन्हें टीवी से पता चल रहा है, या GIT का नहीं पता चल रहा उन्हें कि जनाब जो है वो GIT बन गई है आजम सवादी साहब की, तो ये कुछ अच्छी निशानदेही नहीं है। असल में जब भी एक वज़ीर आज़म हुकूमत के अहदाफ रखता है तो कुछ तो वो बड़ी चीज़ों पे टारगेट रखता है, और कुछ सारी चीज़ों को, और फिर उसको इनपुट सारी होती है सारी तरफ से, तो कहीं ना कहीं बाज़ औक़ात कम्युनिकेशन गैप रह सकता है, लेकिन नहीं रहना चाहिए, उसको प्लग करना चाहिए। और चूँकि इसमें खुशाइन चीज़ जो है वो ये है कि जिन इदारों को इंडिपेंडेंट होना है, ऑटोनमस होना है, और इवेंचुअली उनको बहुत ताकतवर होना है, ताकि हुकूमतें जो भी हों, हुकूमत वक्त, वो अपनी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी रहे माशी तौर के ऊपर, उसमें स्टेट बैंक भी है, और ये उसके अंदर आता है एरिया ऑफ जजमेंट के अंदर। हुकूमत होती है, सवाल उसके नहीं उड़ जाता है, और चाहे आप किसी भी जगह बात कर लें, इंडस्ट्री की या इवन आम आवाम की बात कर लें, वो तो ये कहते हैं भाई ये गवर्नमेंट आई है, देखो डॉलर कहाँ पहुँच गया। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जिस पर तय होता है कि हुकूमत की माशी जो है वो इसमें दो बातें हो रही हैं पिछले 90 दिन 100 दिन 105 दिन जितना भी, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं कि ना इन हुकूमत जो माजी की हुकूमत थी जो इस वक्त हाल की अपोजिशन है, इन्होंने भी कभी इस तरह का लीडर, इस तरह का हुकूमत, इस तरह का फिक्र और अंदाज और काम नहीं देखा, तो जिसकी वजह से वो उनको अनहोना नज़र आ रहा है, अनहोनी नज़र आ रही है। और ज़ाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी एक मुख्तसर सा एक परसेंटेज ऑफ पीपल जो हमारे मुल्क के अंदर कोई डॉलर स्टॉक खेलते हैं, बहुत कीमती लोग हैं, मुल्क का सरमाया है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है वो नीचे जो 98% लोग हैं उसको, उसके मोरल को, उसकी ताकत को और उनकी इकोनॉमिक पावर को ये फरमाए कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आ रहा है इमरान खान साहब का, और इवन मैं तो प्रेसिडेंट का भी जिक्र करूंगा, आरिफ अलवी साहब का, आज भी उनका जो 2 जगह खिताब हुआ है, तो पहले जब हम वज़ीर आज़म या सदर के खिताबात सुनते थे तो वो पेपर सामने होता था और बड़ी महदूद और एक नपे तुले अंदाज में जो ना बात करके जो चले जाते थे। अभी वो मसद ना कोई पेपर हाथ में ना कुछ है, प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, खुल के बात कर रहे हैं, मसद कोई डर और खौफ नहीं है, खुला मैदान मिला हुआ है, जनाब आप खेलें। देखें बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो पेपर नहीं रखते हैं, वो नहीं रखते, असूली तौर पर वो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है जी। एक जो लिखी हुई तकरीर होती है वो एक पॉलिसी डिसीजंस के मुताबिक बनाई जाती है, तो ये तो एक्सटेम्पोर इनको लिख के दे दी जाती है, वो तो पढ़ते नहीं हैं। इसकी वजह से बात औक़ात ऐसे मुंह से बातें निकल जाती हैं
देखिए हर चीज रिकॉर्ड और आप जो है ना हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। इस हिस्से में आ गए 60+ पे अगर आप आ जाए बिल्कुल, तो फिर आपका ये होता है कि जो आपकी एक जगह विजन बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम बात करें चाइना की या हम बात करें मलेशिया की, कि आप वहां बैठे हुए हैं और वहां जब आप तकरीर कर रहे हैं तो आप शायद हो सकता है जज्बात में आके ये भूल जाए कि मैं कहाँ बैठा हुआ, मैं किनसे मुखातिब हूँ। बिल्कुल सही है जी, मैं वही बात करूंगा जो पाकिस्तान में बैठ के करनी थी या डिफरेंट करनी। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ कि वजीर आजम में और एक पीटीआई के माजी के लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात यह है कि ही मस्ट नाउ रियलाइज कि ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देयरफॉर वो जो एक मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस वक्त भी। जो प्रॉब्लम है देखें ना, बाज़ औक़ात ऐसे होता है। अभी जैसे उन्होंने डॉलर की आपने बात की, आप कह रहे थे, उन्होंने प्रेस अपना जो ब्रीफिंग की है एडिटर्स को, उनको ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था जी, मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने तो अखबार में पढ़ा है। ये अगर फर्ज करें ऐसा है भी, अगर ऐसा भी उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए। एक और बात तारीफ करें पीटीवी की, उसने ऑन एयर भी कराई। नहीं वो तो सही है, लेकिन ये भी बात है, बाद में है, वरना वो भी बड़ा कंट्रोल होता था। प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी जी कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो अखबार से पता चला। इसका मतलब है कि आपके अंदरूनी जो मामलात हैं वो सही नहीं है और देयर इज टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आज जो तकरीर की आप बात कर रहे हैं ना, तो इसी तरह की फिल्मबदी तकरीर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की तलबा से, जो कि बलूचिस्तान के तलबा से, उनसे खिताब करते हुए बात की। और नाज़रीन मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इन 110-115 दिनों के अंदर कई मौक़ों पे जब इमरान खान साहब ने बगैर मतलब पेपर तो जारी कहीं इस्तेमाल नहीं करते, अपने जज्बात का मुकम्मल इजहार करते हैं कहीं भी जब तकरीर करते हैं, तो उन्होंने जब तकरीर फरमाई तो उसमें मजहबी रेफरेंस जो उन्होंने दिए हैं, या ये मैं कहूँ कि उन्होंने जब मदीने की रियासत की बात करते हैं और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो हवाला दिया है और उसमें बहुत तवील रोशनी डाली है, ये बड़ी खुशाइन बात भी है। क्योंकि 9/11 के बाद से कुछ ऐसा हो गया था कि जो इस तरफ थोड़ी सी बात करेगा भाई वो तो इंतहा पसंद है, कोई एक्सट्रीमिस्ट है जनाब, ये क्या मजहबी बात कर रहा है। और मजहब जो है वो चंद लोग उसके ठेकेदार बन गए थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने मजहब पे फख्र है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये जो बात हो रही है इसमें पाकिस्तान में एक लीडर जो होता है वो हेड और हार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद की है, करप्शन को देखा है, इस मुल्क को नीचे जाते हुए देखा है, इस मुल्क के मामलात को स्लिप होते हुए देखा है, सोशली इंडिकेटर्स सारे गिरते हुए देखे। और मसहब पे बात करना, मैं हमारे एक और गेस्ट ने मैं इसमें कह लूं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आपके पास आऊंगा, आप तो मुझे स्टूडियो में मौजूद हैं, कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कोई इंतहा पसंदी नहीं है, ये फख्र की बात होती है। इस्लामिक हिस्ट्री बड़ी रिच है और आपका जो रोल मॉडल है जिसकी तरफ नौजवान देख रहे हैं, उम्मीद से अगर वो इस्लामिक हिस्ट्री की बात करता है और इस्लामिक हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अब्बास साहब ये फरमाएं कि ये जो बात हो रही है कि खास इस पर कई दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन आपका हम जानना चाहते हैं वर्जन कि इमरान खान साहब तक क्या मुकम्मल इंफॉर्मेशन जा नहीं रही या वो जज्बात में कुछ चीज़ें कह रहे हैं। जैसे डॉलर की बात हुई कि उन्हें जो है अखबार से पता चला या GIT का उन्हें मालूम नहीं था, तो आप कैसे बताना चाहेंगे वज़ीर आज़म जो है उनकी कैफियत को या उनकी गुफ्तगू के अंदाज को कि जब वो तकरीर कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं? देखिए ज़ाहिर है मैं बिल्कुल कोई ज़ाती कमेंट इस हवाले से नहीं दूंगा कि वो किस वजह से ये कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब वज़ीर आज़म कोई बयान देते हैं तो वो एक तरह से पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, इसलिए वज़ीर आज़म को बहुत एहतियात करनी चाहिए। कोई भी जुमला किसी भी अंदाज में, आप पैनल को इंटरव्यू दे रहे हों या इंडिविजुअल को इंटरव्यू दे रहे हों या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो वज़ीर आज़म की ज़बान से निकले हुए अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप फर्ज करें कोई प्राइम मिनिस्टर अगर गलत फिगर्स दे जाए किसी चीज़ के तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है और उस पे रद्द-ए-अमल भी फिर वैसा ही होता है। अब जैसे ये बात किसी भी तरीके से बहुत अच्छी नहीं गई होगी बाहर कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे GIT की रिपोर्ट नहीं पता
या प्राइम मिनिस्टर डॉलर के हवाले से ये कहे कि मुझे तो नहीं इल्म, और उसी का फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को बताया था। तो ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो परसेप्शन बनता है वो ये बनता है कि या तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही और या उन्हें वो इंफॉर्मेशन का इल्म नहीं होता जिस वक्त उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जब वो इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे होते थे, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता था जैसे प्राइम मिनिस्टर लॉस्ट, कि उन्हें क्वेश्चन उस तरह रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा जिस तरह किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत एक्टिव आदमी हैं, बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं, बड़े फिट आदमी हैं, फिजिकली बड़े फिट आदमी हैं, लेकिन उनको मुझे लगता यह है कि जब कोई क्वेश्चन उनसे इस तरीके से किया जाता है तो उन बात सिचुएशन में वो बहुत एब्रप्टली जवाब दे देते हैं। ठीक है मजहर अब्बास साहब, इसी बात को अगर हम पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से देखें कि वो बातें कि जो चले ठीक है ट्वीट पे आपने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद जैसे आज आपने इंटरव्यू देखा होगा अमेरिकन न्यूज़पेपर को, तो आप जो बातें कह रहे हैं कि जनाब 9/11 से लेके अब तक हमने क्या नुकसान उठा लिए हैं और अब हम जो है वो अपनी जंग लड़ेंगे, मतलब कुछ आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ भी कुछ शायद वो किस जगह पे खड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल हमारे हालात हैं, हमारी आज एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो 12-15 घंटे में हम तो वो नहीं बुझा सकते, मतलब हम हमारे जो इदारे हैं वो किन जगहों पे खड़े हुए, तो दुनिया को भी जवाब देते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इंटरव्यू में कोई बात, हेलो जी मैं दोबारा इस तरफ आऊंगा। मुख्तार भट्ट साहब, ये जो अमेरिका को ललकारना, मतलब इस पर लोग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आज इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि जनाब खुददारी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो पोजीशन है या माजी में भी जो पोजीशन रही है, अगर हम 9/11 की बात की सिचुएशन देखें और अब तक जो एड मिलती रही या जो हम अब तक कर्जे लेते रहे, जिन कर्जों का रोना रोया जाता है, तो हम अपने कदमों पर खड़े हैं नहीं, हमारे जो हालात हैं, हम क्या दुनिया को नजरें दिखा सकते हैं इस तरह से? कदमों पे तो आप अभी और भी 50 साल तक नहीं हो सकते। 98 बिलियन डॉलर आपके ऊपर लोन है और ट्रेड डेफिसिट आप देखें 35 बिलियन डॉलर का है, इंपोर्ट आपकी 52 पे पहुंच गई है, और एक्सपोर्ट जो है वो 18-20 रह गई है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो खुद परेशान है, आपने अभी तक उनके रिबेट नहीं दिए हुए, तो मतलब ये 1.3 ट्रिलियन का जो है वो है डेट रेट उसका IPPs का आपने देने हैं। तो बात यह है कि आप टोटली फाइनेंशियली तो इस वक्त आपकी एक स्टेट जो है वो कोलैप्स है एक लिहाज से देखा जाए। अब वो IMF के पास भी रिलक्टेंट है जाने को, क्योंकि वो आपको डिक्टेशन देते हैं कि बिजली का बिल बढ़ाओ, गैस का बिल बढ़ाओ, पानी के बिल बढ़ाओ, ठीक है, मजीद जो है वो टैक्स करो। वो तो IMF कहता है कि IMF सिर्फ लोन नहीं दे रहा होता, वो वही कहता है कि हम आपकी इकोनॉमी को भी दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग जिस जगह पे आप खड़े हुए जाना नहीं चाहते। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गरीब आबादी है 80-90% जो है वो तो बड़ी सख्त परेशान है, क्योंकि देखें जो वेल टू डू लोग हैं ना वो भी परेशान है। जो हमारी जो हालात है वो तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं जो अमेरिका को ललकार उस पर बात कर रहा हूँ, अमेरिका मजहर अब्बास साहब, ये जो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, ये जो ललकार की बात हो रही है, कि आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है, खुददारी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका से इस तरह से बात कर सकें जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, या ये बहुत अच्छी बात है इस तरह सराहा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने अमेरिका से किस तरह के ताल्लुकात रखे हैं। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना उसके फौरन बाद ही हमारी जो हम अमेरिकन कैंप में चले गए, और पाकिस्तान में 71 साल में सिर्फ एक दौर ऐसा आया था कि जिसमें आपको लगा कि आप अमेरिकन ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं, और वो था 70s का, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड में आप सीटों और सेंटों से भी बाहर आए, आपने एक इस्लामिक ब्लॉक की तरफ गए, आप एक थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक की तरफ गए, और उसकी बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी। आप उस वक्त के वजीर आजम को बाद में फांसी चढ़ा दी गई, ये कीमत आपको अदा करनी पड़ी। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान निस्बतन बड़ी बेहतर सिचुएशन में है, लेकिन उसके बावजूद हमें पता है कि आप अमेरिका से दुनिया में, जाहिर है आपने लड़ाई लड़नी भी नहीं है, और डिप्लोमेसी में आप कभी भी ललकारते नहीं हैं। डिप्लोमेसी में हमेशा आप अपनी एक फर्म पोजीशन जरूर बताते हैं। मेरा ख्याल है
इमरान खान ने कोई बहुत एग्रेसिव टोन तो नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने माजी के हवाले से बात की। और अगर हम माजी को देखें तो पाकिस्तान ने जो दोनों जंगें लड़ी हैं, जब रूस के खिलाफ हमने जंग लड़ी और जब हमने तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी, हमने जंगें अमेरिका के कहने पे लड़ी हैं। पहली जंग का हम दिफा करते रहे कि हमने सही लड़ाई लड़ी है। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, उस वक्त एक रहनुमा थे खान अब्दुल वली खान जी, उन्होंने ये कहा था कि आज जो बंदूकें काबुल की तरफ हैं वो कल इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकती हैं। और उस वक्त उनके इस बयान को दूसरे अंदाज में लिया गया। ये मैं 80s की बात कह रहा हूँ। फिर जब 9/11 के बाद हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने काजी हुसैन अहमद, जो जमात इस्लामी के अमीर थे मरहूम, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा उनसे कि जमात इस्लामी जिहाद अफगानिस्तान में तो गई, लेकिन जब 9/11 के बाद अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पे हमला किया अमेरिका ने, तो क्यों नहीं गई जमात इस्लामी, उस तरह जिहाद क्यों नहीं किया? तो ये उनके अल्फाज थे कि उस वक्त रूस के खिलाफ जिहाद में रियासत की पॉलिसी थी कि हम जाएं, लेकिन उसके बाद 2001 में रियासत की पॉलिसी नहीं थी कि हम जाएं, इसलिए हम नहीं गए। ठीक है, मतलब तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमें ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो दोनों आप बात कर रहे हैं, दोनों मौकों पे हम जो गए अमेरिका की वॉर लड़ने, उस वक्त जब हम प्रोग्राम करते थे, बात करते थे, खैर वो 9/11 के बाद की बात करूंगा, तो उस वक्त खासतौर पर हमें ये कहा जाता था और ये यकीन दिलाया जाता था हमें कि नहीं भाई ये उनकी जंग नहीं है, ये हमारी ही जंग है। और उस पर भी DGISPR ने बात की है वो कैसे हमारी जंग थी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जिस पर बात हो रही है। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है वो बनेगा इन 100 डेज के ऊपर ही, कि डायरेक्शन क्या ली है। ये वैसे इस माजी में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल यहाँ इसलिए उठा है क्योंकि इन्होंने खुद कहा था जनाब हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। अपने आप को चैलेंज दिया था जी, नजीब हारून साहब अपने आप को चैलेंज दिया, अपने आप ये 100 का, वरना ये रिवायत तो नहीं थी माजी के अंदर। और दिस इज गुड, क्योंकि सबसे पहले इससे पहले कि दूसरे लोग आपको चेक करें, आप अपने स्ट्रेंथ्स को और अपने आप को कंसोलिडेट करें। थोड़ी सी जो बात हो रही थी इससे पहले US पॉलिसी के सिलसिले में, लेकिन जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क की इज्जत कराए और अपने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे, क्योंकि इज्जत नफ्स गई सब कुछ गया, ऑल इज लॉस्ट। और इसमें आपको अपनी वीकनेसेस तो पता ही होती हैं क्योंकि आपकी वीकनेसेस हैं, लेकिन जब आप मामलात करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे नजर रखते हैं। आप एक न्यूक्लियर मुल्क है, आपकी 60% पॉपुलेशन 35% से ज्यादा है और जो दीगर रीजन हमारे बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो थे उसका स्ट्रेंथ का हमने फायदा कभी भी नहीं उठाया। रीजन के अंदर सैचुरेशन है और जो इकोनॉमिक यानी फोर्स है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा और आप इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं नजीब हारून साहब, कि ये जो बात की जा रही है मुस्तकिल के जनाब, ये जो हमारे तीनों पिलर्स हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो कॉम्बिनेशन है, बहुत सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और जुडिशरी जो है वो, और फिर मीडिया के हवाले से बात की जा रही है। लेकिन जहाँ ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वहीं जो है ये थ्रेड भी है कि अगर इतनी अच्छी पोजीशन के अंदर रहते हुए भी अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए, ये बात तो फिर जो है फिर क्या होगा? इसको जो आजकल ये हॉकी हो रही है या फुटबॉल के उसमें, कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये फुट है ना, ये फुल बैक्स हैं। चीफ जस्टिस एक गोलकीपर हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई गोल ना हो जाए, और उनकी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, ये जो हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या और इदारे हैं इंक्लूडिंग फौज, ये सेंट्रल लाइन है कि ये लाइन ऑफ डिफेंस भी है और आगे हुकूमत को फैसिलिटी पास भी देगी। जो हुकूमत वक्त होती है वो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं, राइट और लेफ्ट के विंग्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने गोल करना है, इन्होंने अचीवमेंट करना है, मुल्क के मामलात को ऊपर लेके जाना है, कौमों के मोरल को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वजीर आजम गुजरे, इस वक्त जो मुल्क के अंदर वजीर आजम की जरूरत थी वो ईमानदार और सच्चे वजीर आजम की जरूरत थी, अफलातून की जरूरत नहीं। ईमानदार और सच्चा, आप अगर ड्राइवर भी रखेंगे ना गाड़ी का, ईमानदार सच्चा आदमी मिल जाएगा, लेकिन उसे गाड़ी भी चलाने आती हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ लें कि कैप्टन जैसी जो टीम का होता है ना,
वो उसमें जब बॉलर की जरूरत होगी उसको बॉलर होगा, ही कैन नॉट बी अ स्पेशलिस्ट ऑफ एनीथिंग। हाँ, वो एक गोल सेट करेगा। देखते हैं जिसको वसीम अकरम बनाना चाह रहे हैं पंजाब में, वो वसीम अकरम बनता ही नहीं बनता है। इमरान खान साहब इंजीनियरिंग, अगर मैंने 40 साल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की है, एमएस किया, ये तो मेरे से ज्यादा तो नहीं जानेंगे। जो डॉक्टर है उससे ज्यादा डॉक्टरी तो नहीं जानेंगे, जो साइंसदान है उससे ज्यादा साइंस तो नहीं जानेंगे, जो इकोनॉमिस्ट है उससे ज्यादा इकोनॉमी तो नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, एक गोल को, लेकिन वो बात आपकी साबित हो नहीं पा रही है। जिस तरह की काबीना बनी हुई है, जिस तरह की टीम उन्होंने फाइनल 11 सेलेक्ट की है, चीजें प्लस माइनस उसमें ये बात जो है वो हो नहीं पा रही है, जेल करेगी। बट सबसे जो असूली बात वो ये है कि जब पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी, हुकूमत में नहीं आई थी, तो उस वक्त इनका स्टांस क्या था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, हमने जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है $200 बिलियन, जिसका कि इसहाक डार साहब ने भी जिक्र किया था। सर उसमें तो काम हो रहा है, पैसा लाने पे तो काम कोई काम नहीं होगा, एक डॉलर वापस नहीं आएगा। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, नहीं बात है, उधर कम से कम डायरेक्शन तो गई है, डायरेक्शन तो गई है कि मुल्कों से जो है मुआहदे करते हैं या चीजें आगे बढ़ती है। जी कि हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, अभी ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जिसका कि जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है, ये परसेप्शन डेवलप नहीं होना चाहिए। और फिर आप कहते हैं जी हम इदारों को मजबूत करेंगे, क्या आपने इदारे मजबूत किए? एवरीबॉडी इज इंटरफियरिंग इन दी ये जो सिलेक्टिव आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब अंदर से उतारा, उनका केस अभी फैसला आ जाएगा, 17 तारीख तक डेट ली है आज उनके वकील ने। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी अंदर है, पीपल्स पार्टी पे जो बादल मंडला रहे हैं वो भी आपके सामने है, तो फिर तो और जो है मुल्क में अजीब सूरत हाल आ जाएगी, ये सारे लोग अंदर चले जाएंगे। तो नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ 5 आदमी हैं जिन्होंने करप्शन की है? सर यहाँ पे खरबों रुपए की करप्शन हुई है। देयर आर पीपल एंड थाउजेंड हु हैव डन करप्शन। आप बात क्या कर रहे हैं? आप ये जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, कि आम सैलरी में ये बन सकते हैं? हमारा क्यों नहीं बना भाई? ये जो तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है ना, इसका कराची में हो रहा है, तो जिस ये 30-40 साल की तजावुज़ात का खात्मा जा रही है, तो इसी तरह से ये करप्शन की जो बुत है ना, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, अभी कंट्रोवर्शियल मैं मिसाल दे रहा हूं कि उधर जो है वो उसी तरह इनकी बुत को भी गिराया जाएगा। मज़हर अब्बास साहब ये फरमाइए कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और जुडिशरी, ये जो सब एक जगह पे इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ बन रहे हैं, ये कहीं आपको थ्रेट भी महसूस हो रहा है कि जनाब ये अब एक बहुत बड़ा सवाल भी आ जाएगा इनके लिए कि जनाब अब तो परफॉर्मेंस दिखानी है? और दूसरा ये कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप है, और इसी तरह पाकिस्तान अमेरिका का रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशनशिप है, उसमें इमरान खान साहब के पास अब ये क्या आप समझते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े फैसले ले सके जो माजी में नहीं लिए जा चुके हैं, नहीं जा सके हैं? मज़हर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से शायद मुझे मौका दे दें थोड़ा सा। बात हुई IMF की। जी, IMF के पास 12 दफा पहले जा चुके हैं, फिर भी जाना 14 दफा हो गई। जो बात है वो ये है कि शौक से जाना, ज़ौक से जाना, या बादल ना ख्वास्ता मजबूरन जाना। पहले वो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए गए जो फ्रेंडली का, सऊदी अरेबिया, UAE, मलेशिया, चाइना, व्हाटएवर। फिर जो गैप रह जाएगा, जो मिनिमम होगा, और उतना उनका लेवरेज भी अगर हमने कुछ कम कर लिया तो एक बात। दूसरी बात हुई करप्शन, इस हुकूमत का मेजर एजेंडा, क्योंकि 22 साल इमरान खान साहब ने बात की है, रिकवरी, द विल इज देयर, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चीजें होंगी, कितनी हो पाएगी कितनी नहीं हो पाएगी, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो होगी। सर देखिए, और हम सुराखों को मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात होती है करप्शन ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक शख्स भी आपको नहीं मिलेगा कहेगा कि यार ये बहुत अच्छी बात है, करप्शन होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अंधाधुंध हुई है, अंधाधुंध भी बात बिल्कुल, मतलब ऐसा पूरा जो ये पौष आबादियां हैं, इसमें आप जिसको पकड़ लेंगे, जो भी अपना रहे, मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, बिल्कुल सबसे पहले आप चौकीदार को पकड़ते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी। लेकिन सर अब जो करप्शन नहीं हो, नवाज शरीफ और करप्शन ना हो, क्योंकि इनको कौम ने अमानत सौंपी थी। वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो माजी में हुआ गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। जैसे ये 5 मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आपसे ठीक है, पकड़ना चाहिए। लेकिन अब मुझे एक मसला ये भी है, अब नैब भी सर उसकी भी तलवार लटकी हुई है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, लटकी रहे, सब पे गिरे। ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि हमने तो भुगत लिया है, अब जो है वो जरा दूसरे पे सब भुगतेंगे, कोई बात नहीं, मुल्क
बचना चाहिए जी जी। और मैं आम आदमी की हालत मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं इसको कंटिन्यू मजहर अब्बास साहब से एक आखिरी बात, अकाउंटेबिलिटी की जो बात हो रही थी उसके अंदर वो क्या रहा है कि जैसे ही जिस पे हाथ पड़ रहा है ऐप का जो आजाद इख्तियार है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वावेला है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में नैब को फंक्शन करती रही, बेहतर होती रही तो ये मुल्क के अंदर लूट मार बंद हो जाएगी। और जी मजहर अब्बास साहब आप साथ हैं हमारे? नहीं, मजहर अब्बास साहब साथ नहीं है। अच्छा जी बोल रहा हूँ। जी जी मजहर अब्बास साहब, मैंने आपसे अभी सवाल किया था, थोड़ा सा आप राब्ते में नहीं रहे। ये जो बात की जा रही है कि और नजर भी आ रहा है कि हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है जनाब सबसे बेहतरीन जगह पर है, जुडिशरी भी साथ है, ये जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ एक थ्रेड भी है। इसको किस तरह से देखते हैं कि इसमें आपने फिर बेस्ट डिलीवर करना है? और दूसरा जो पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप है, उसमें कुछ आप बड़े डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे हमने देखा करतारपुर राहदारी का मामला जो है वो भी एक बड़ा डिसीजन था, वो उस वक्त हुआ। देखिए, इससे अच्छी सूरत हाल और इससे अच्छे हालात कम से कम किसी और गवर्नमेंट को मिल नहीं सकते जी, कि जहां एक तरह से अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप समझ लें कि एक नई ट्रॉयका सामने आई है और उसमें इस वक्त सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो बिल्कुल एक पेज पे लगती है। जुडिशरी जाहिर है अपना एक रोल प्ले कर रही है, जो उसने पहले भी किया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इससे पहले अदलिया वो नहीं थी जो हमें आज की अदलिया नजर आ रही है या 2008 के बाद से अदलिया नजर आई है। लिहाजा कभी भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ वज़राए आज़म हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को, जो वो दावा करते रहे हैं, सदर की इम्यूनिटी भी ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, जब आप बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, जब इस तरह की आप इखलाकियात का सबक देते हैं, तो फिर सदर को इस्तिस्ना क्यों हासिल हो? बिल्कुल, हज़रत उमर फारूक को भी काजी की अदालत में जाना पड़ेगा। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ। तो इस्तिस्ना लेना ना लेने की मसला नहीं है, इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? इसको खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी सब बात करते हैं, सब ये कहते हैं हम अपने आप को, जब ये बात करते हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी हमने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। इसके माने क्या होते हैं? इसके माने ये होते हैं कि अगर आप पे कोई केस है तो आप स्टेप डाउन कर जाएं जब तक आप क्लियर होके नहीं आए, क्योंकि यही बातें उस वक्त की अपोजिशन करती थी कि वजीर आजम को स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। अब आजम सवाती की जो मिसालें दी जा रही हैं, तो आजम सवाती के खिलाफ तो उस वक्त एक्शन हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। ठीक है, पार्टी ने और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया पार्टी ने। यानी पार्टी ने क्या उनको कोई शो कॉज नोटिस दिया उसके ऊपर? गवर्नमेंट ने जब जेआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई तो क्या इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने भी अब खुद कोई नोटिस नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया? तो ये चीजें एक मिसाल बताती हैं कि आपको क्यों ये बात की जाती है कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, तो और इमरान खान तो बहुत कामयाब कप्तान रहे हैं और लीडर हमेशा फ्रंट से लीड करता है, तो अगर जिस वक्त ये वाकया हुआ था उसके 24 घंटे में इंक्वायरी के बाद उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था आजम सवाती को। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं मजहर अब्बास साहब। ये ऐसा भाई आप मिसालें और बड़ी अच्छी बात है, आप रेफरेंस दे रहे हैं। आज जो खिताब था वो भी पूरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का जो तलबा से था बलूचिस्तान के, वो उसमें जो सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया गया, रियासत मदीना की बात की गई, ये अच्छी बात है, खैर ये अच्छी करनी चाहिए। जो बात देखिए, एक हुकूमत वक्त है और उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंसेज है उसमें एक जुडिशरी है। हमें देखना ये है कि कंपोजिटली इज्तिमाई तौर पर ये सही फंक्शन करे, यानी हुकूमत अगर कहीं झोल आ रहा है, कहीं गलती हो रही है तो जुडिशरी एक्शन में आ रही है। अच्छा, उसके बाद मीडिया उसको टेकअप कर रहा है, हीटर खोल रहा है हुकूमत के ऊपर। तो पहले भी हो सकता था, किसी और की हुकूमत में हो सकता था। अगर किसी और की हुकूमत होती, जुडिशरी एक्शन लेती, मीडिया चिल्लाती, तो भी ऐसे ही हो जाता। तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का क्या फर्क हुआ? प्रोसेस में ये समझे ना कि एक हमारा तरबियत का भी सिलसिला है, या तो जो भी एक इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। तरबियत भी आखिरी दिन आ जाएगा, देखिएगा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि देखें जो सच्चाई और ईमानदारी जिसके ऊपर इमरान खान साहब को और बल्ले को वोट मिला है, खुदा न खास्ता वो जिस दिन हिला तो फिर हुकूमत हिलती है। उससे पहले
ज़ाहिर है जुडिशरी अगर सो मोटो ले रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा अब सुने, मीडिया अगर टेकअप कर रहा है, जो है अच्छा कर रहा है, नैब अगर नोटिस ले रही है, उनकी जो टीम है 11 खिलाड़ियों में अगर एक खिलाड़ी भी कोई बात नहीं तो बात इमरान खान पे आएगी। ये समझना है इमरान खान साहब को भी, आपको भी, मुझको भी और पूरे मीडिया को भी कि अफराद इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, इस वक्त मुल्क इंपॉर्टेंट है। सर अफराद चला रहे हैं, जो फेडरल कैबिनेट जो टीम में उतारे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे आनी जानी चीज है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर किसी के ऊपर धब्बा, अगर किसी के ऊपर धब्बा लगता है, उसको पीछे बिठा लिया जाता है, या कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई किसी सूरत हाल हो जाती है उसको, और अगला खिलाड़ी आके शुरू कर देता है मैच को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई पैनिक की बात जो है फेडरल कैबिनेट को लेकर चल रहा है। और ये नैब और इलेक्शन कमीशन ये अपना काम करें, जुडिशरी और मीडिया अपना काम करे और हुकूमत फंक्शन करे। मुख्तार भट्ट साहब, अभी जो अमल है मुख्तार भट्ट साहब कि ये जो मंडे को हर फेडरल मिनिस्टर को 15-15 मिनट दिए जाएंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस इमरान खान साहब को बताएंगे, इमरान खान साहब उनसे सवालात करेंगे और उसमें फिर फैसला होगा जनाब किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से आए हैं इन्होंने 14 कैबिनेट मीटिंग की है जी, उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी 14, आपने एक डायरेक्शन दे दी, हर एक को मिनिस्ट्री अलॉट कर दी, उसके बाद एक हफ्ता पहले 100 दिन पहले उनसे आपने रिपोर्ट लेनी थी। ठीक है, ये मतलब ये है कि ही इज़ डूइंग द सेम थिंग विच नवाज शरीफ वाज डूइंग। हमें तो कोई उस तरह से तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। अभी जैसे आजम सवाती इज़ नॉट द ओनली वन, देयर आर अदर्स आल्सो जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, उनको क्यों बिठाया हुआ है साथ अपने? सवाल तो ये पैदा होता है ना, यानी कि यू हैव टू सेट ए पर्सनल एग्जाम्पल, वो नज़र नहीं आ रही है कहीं पर। मतलब तनकीद करना तो बड़ा आसान है ना, हम बैठ के ऊपर सॉल्वो फेंकते थे नवाज शरीफ के ऊपर, उनके कैबिनेट के ऊपर, ठीक है कि नहीं है? वी आर डूइंग द सेम थिंग। हमारे यहाँ देखें, जो फवाद साहब है कुछ और बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और कहते हैं, दूसरे जो हैं कुछ और कहते हैं। हर एक आदमी जो है वो अपनी उसने इंडिपेंडेंट वो बनाई हुई है। एक इनपुट इजाजत दे देंगे भाई, छोटी सी इनपुट कि ये वीकली कैबिनेट मीटिंग हो रही है हमारी इस वक्त माशी तौर के ऊपर, हम CCU कह लें, ICU के अंदर हैं और वहाँ पर कंटिन्यूस डॉक्टर और नर्स मॉनिटर करती है। वजह उसकी ये कि नॉर्मल हालात हो जाएंगे, वंस अ मंथ मीटिंग बहुत काफ़ी है, हो सकता है वंस इन 2 मंथ भी काफ़ी हो जाए, लेकिन इस वक्त मरीज जो है जब CCU या ICU की कैफियत में है, इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड, इट हैज़ टू बी डिटरमिन्ड ताकि चीज़ें स्लिप ना करें, जल्दी पकड़ी जाए, जल्दी अरेस्ट। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, ये जो जी ISPR साहब ने की कि एक तो उन्होंने बताया कि जनाब हम मंशूर के साथ नहीं है PTI के, बल्कि हम जो है वो हुकूमत के साथ हैं, या हम हर जमात के साथ हैं, हर पाकिस्तानी के साथ हैं। और दूसरी बात जो चौथे पिलर की यानी मीडिया की जो बात की गई कि जनाब मीडिया जो है कम से कम 6 महीने जो है वो पॉजिटिव जो इमेज है पाकिस्तान का उसको दिखाए और पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सामने लेकर आए, ना ये कि पाकिस्तान की जो बैड प्रमोशन है वो हो। इस पर आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? बदर साहब साथ हैं हमारे आप? जी बोले जी मैं कह रहा हूँ कि DG ISPR साहब ने जो बात की, खासतौर पे इमरान खान साहब के जो मंशूर की बात थी कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे मंशूर के साथ, एक तो उस पर उन्होंने वाजे किया कि जनाब उसका मतलब क्या था उस बात का। दूसरा जो है वो मीडिया से जो बात की गई कि चौथा प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो 6 महीने तक कम से कम जो है वो पॉजिटिव इमेज दिखाए। तो आप पर तो और सारे मीडिया के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है जनाब। देखिए, पहली चीज तो ये कि वो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब ने बात की उसको तो मैं स्लिप ऑफ टंग कहूंगा। अगेन फिर बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। जब आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके कॉनोटेशन को समझने की जरूरत है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए जब वो मीडिया टॉक कर रहे हो या कहीं भी स्पीच कर रहे हो कि हिस्टोरिकली चीज गलत नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअली चीज गलत नहीं होनी चाहिए। मीडिया पर आ जाए सर, मीडिया पे आ जाए। जी, मीडिया के हवाले से देखिए सिंपल सी चीज है, 6 महीने क्यों? मीडिया को हमेशा एक पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, मीडिया को प्रोफेशनली। 6 महीने बाद फिर आदत पड़ जाएगी ना पॉजिटिव रहने की, इसलिए 6 महीने का आ गया। असल चीज ये नहीं, असल चीज ये कि हम मुस्बत चीज किसको कहते हैं, ये जो डेफिनेशन है इसको डिफाइन करने की जरूरत है कि मुस्बत क्या चीज होती है। देखिए, कोई चीज ऐसी होती है जो मौजूदा हुकूमत को या कोई भी हुकूमत हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसको मुस्बत लगती है। कोई चीज ऐसी, असल चीज क्या है? देखिए, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मीडिया को प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करना चाहिए। ना आप
आपको ये ख्याल करना चाहिए कि जब आप कोई खबर दे रहे हैं तो वो खबर पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। इसमें मसला मजहर साहब बस यही है कि जो लोग खुद पार्टी बने हुए हैं ना, मकसद उनके बोलने से पहले आपको पता होता है कि जनाब ये इमरान खान के फेवर बोलेंगे या अगेंस्ट बोलेंगे, ये सारा मसला सिर्फ उन लोगों की वजह से है। देखिए, मीडिया को अपने आप को रीडिफाइन करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है आपको। ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है। कभी हम बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं कि कौन मीडिया को इस्तेमाल करता रहा है, किस तरह इस्तेमाल करता रहा है, मीडिया का अपना एजेंडा क्या है। मीडिया का जब भी एजेंडा होगा वो हमेशा प्रोफेशनलिज्म को किल करेगा। ठीक है। और यही वजह है कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो अब पीछे चले गए हैं और जो एक्टर्स हैं वो अब आगे आ गए हैं। ठीक है, और इसको बेहतर होने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का मजहर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तार भट्ट साहब, अब आप ये फरमाएं कि थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें भी होनी चाहिए ना, मतलब कुछ सही है, फ्यूचर के लिए कुछ आपको मुस्तकबिल से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है जनाब गवर्नमेंट से। देखिए, मायूसी तो वैसे भी गुनाह होता है ना, लेकिन ये है कि इनको ज़रा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और एक टीम में तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जो मौजूदा टीम है, तब्दीली तो आ गई है सर। नहीं, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। देखिए, उनका एक भरोसा था तो उन्होंने एक टीम मुंतखब की। तो आपके सामने हर एक वजारत की उसकी कारकर्दगी है। और ये ठीक है कि 70 ईयर्स का जो मक है वो 100 डेज में या 5 ईयर्स में क्लियर नहीं होगा, उसको भी 30-35 साल की रिक्वायरमेंट है। इस मुल्क का सिर्फ एक सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है, ना गुर्बत है, ना अकरा परवरी है, ना करप्शन, कुछ नहीं, रूल ऑफ लॉ। जिस दिन आपने अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कर दी, आप ये समझ लें कि आपके 90% प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान साहब खुद भी फरमाते रहे माजी के अंदर। देखें, लेकिन मेरी बात आगाज अपने आप से करना होगा। कहने का क्या, देखें मेरी बात सुनो, ये क्या कोई रॉकेट साइंस है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन और उसको जॉब की, ठीक है, रहने के लिए घर होना चाहिए, अस्पताल में दवाई होनी चाहिए, ठीक है जी। आप इन तमाम चीजों को देख लें। आपने एक आम आदमी की तनख्वाह जो है वो 18,000 रखी हुई है और अंदर अपने रखे हुए 20-20 लाख, 40-40 लाख, उनके पेट अलहदा है क्या? उनके बाल बच्चे और तरीके के हैं? देखें, बात ये है, लेकिन आप इस गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है इस तरह से। देखो, वही काम हो रहा है ना। आज ही अखबार में आया कि फलाना आदमी उसको भर्ती किया जा रहा है, उसकी तनख्वाह 20 लाख होते हैं। लेकिन ये भी नाउमीद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ये जो गैप है ना गरीब और उसका अमीर का, इसको आपको कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। अभी वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, जब कराची आ रहे हैं तो यहाँ पर भी फेडरेशन, जैसे ये भी मीडिया की पॉजिटिव की बात हुई और मीडिया को रियल, इस वक्त सर से भी मेरी यही दरख्वास्त कि 100 डेज हुए, 5% टाइम हुआ है, 95% टाइम बाकी है। ये हुकूमत पहली दफा हुकूमत में आई है, वो 3 दफा वजीर आजम प्रैक्टिकली या उनकी हुकूमत रह चुकी थी। लर्निंग कर्व भी एक चीज होती है, लर्निंग कर्व, जाके जो बड़ा जंबो चलाता है उससे ज्यादा 767 पे जाके जब पायलट बैठता है तो भी उसमें लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ता है। और मेरी ये दरख्वास्त कि मीडिया सबसे जबरदस्त प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि वो उसके ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज ज्यादा मजे की नेगेटिव होती है, चटपटी होती है, तो इसमें फायदा है। ताकि वजह उसकी ये कि एज अ कौम, मुझे भी, आपको भी, हम सबको सुधरना है। मैं भी कहता हूं मैं बहुत अच्छा, सर भी बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छा, तो बुरा कौन है भाई? और हमारा मुल्क माजी के अंदर बहुत नीचे की तरफ गया है एज अ टीम। जो भी टीम पुट टुगेदर हुई है, अब ये फर्स्ट टाइम एक कप्तान के नीचे खेल रहे हैं, वो एज अ टीम भी जेल करने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो बड़ा काम मैं समझता हूँ ये 90-100 दिन में हुआ है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उन सुराखों को जहां से हम डसे गए, उन जहां से यहाँ से मनी फ्लो किया, उनको प्लग कर लें। और जो आखिरी बात जो सर ने कही, कानून की हुक्मरानी, जिस दिन हमने हासिल कर ली, पाकिस्तान बदल जाएगा। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी सिर्फ वहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप दीजिए। इंडिया को ओवरसीज इंडिया ने बदला था, आप चाइना को ओवरसीज ने बदला था, पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी देख रही है कौम। लेकिन टाइम खत्म हो गया, मीडिया के हवाले से भी मैं बात, चलिए वो हम अब खुदाफिज कहने के बाद आपसे कर लेते हैं बात। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।